अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको टीबी होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं एचआईवी से। अगर किसी पर्सन को एचआईवी है तो उसको नॉर्मल से 18 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं, नॉर्मल व्यक्ति से 18 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको टीबी हो जाएगी। यदि कोई माल न्यूट्रिशन वाला है, मतलब कोई कुपोषित व्यक्ति है जिसको अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, कुपोषण है जिसको, तो उसको भी टीबी होने के चांसेस नॉर्मल व्यक्ति से 3 गुना ज़्यादा होते हैं। और यदि कोई बैड हैबिट्स है किसी के अंदर, जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल पीता है बहुत ज़्यादा वो, या फिर कोई तम्बाकू खाता है, तम्बाकू किसी भी टाइप से हो सकती है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे वो तम्बाकू नॉर्मल खाता हो, तो अगर तम्बाकू किसी भी टाइप से अगर से वो खाता है तो उसको टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टीबी, इस बीमारी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से सन 2020 में लगभग 15 लाख लोग टीबी की वजह से मारे गए पूरी दुनिया में। टीबी दुनिया की सेकेंड मोस्ट इन्फेक्टिव डिसीज है कोविड-19 के बाद। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 25% पॉपुलेशन वर्ल्ड की टीबी से इन्फेक्टेड है। लेकिन टीबी से इन्फेक्टेड है, टीबी है नहीं इनको। टीबी से इन्फेक्टेड इन द सेंस कि टीबी का बैक्टीरिया इनके अंदर तो है, लेकिन वो ना ही मल्टीप्लाई कर रहा है, ना ही किसी दूसरे को ट्रांसमिट हो रहा है। तो इनके अंदर टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे की बीमारी कॉज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो 25% पॉपुलेशन से अगर हम लोग देखें तो हर 4 में से किसी एक व्यक्ति को, मतलब पूरी दुनिया में हर 4 में से किसी एक को टीबी का इन्फेक्शन है। ठीक है, लेकिन इन 25% लोगों में 90 to 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको ना कि कभी टीबी की डिसीज़ मेजर तौर पे हो पाती है, ना ही कभी ये किसी दूसरे को व्यक्ति को टीबी की डिसीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन क्या होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे कि अगर यदि किसी व्यक्ति को एचआईवी है तो एचआईवी के केसेस में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है हमारा। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो जो टीबी से इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी इम्यूनिटी वीक होने के कारण टीबी का बैक्टीरिया होता है मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है और फिर उसको मेजर टीबी की डिसीज हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि टीबी दो टाइप की होती है, इनएक्टिव टीबी और दूसरी होती है एक्टिव टीबी। इनएक्टिव टीबी इन द सेंस टीबी का इन्फेक्शन तो है, लेकिन ना ही वो तुमको टीबी की मेजर डिसीज कॉज हो रही है तुमको उस वजह से, ना ही तुम किसी दूसरे को टीबी की बीमारी फैला रहे हो। और एक होती है एक्टिव टीबी। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और वो टीबी की डिसीज से इन्फेक्ट हो जाता है, उसको टीबी की बीमारी हो जाती है और फिर वो दूसरों को भी टीबी की बीमारी फैलाने लगता है। तो आखिर टीबी की बीमारी होती कैसे है? तो क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का। इस बैक्टीरिया से क्या होता है, यह बैक्टीरिया यदि किसी पर्सन को टीबी की बीमारी है तो उससे निकल करके किसी दूसरे के पर्सन की बॉडी में एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। मतलब यह एक एयरबॉर्न डिसीज है। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को टीबी है, वो अगर खांसता है या फिर छींकता है तो उसके खांसने और छींकते समय उसकी बॉडी से जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं छोटी छोटी सी, जो क्योंकि नॉर्मली दिखाई भी नहीं देती हैं, और यदि वहाँ कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो उस वाटर ड्रॉपलेट्स को और इनहेल कर लेगा तो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया उस वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाते हैं तो वो व्यक्ति छींकता है तो, और स्वस्थ व्यक्ति ने उसको इनहेल किया और उसके अंदर जाके उसको भी टीबी का इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इस टाइप से एयर के थ्रू फैलती है। ज़्यादातर ये बीमारी जो होती है, जिस घर में यदि किसी को एक को टीबी है और वहाँ घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनको टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर कोई ओल्ड एज वाले जो पर्सन होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको टीबी हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी वीक हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू इन्फेक्ट टीबी, मतलब कि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है एक ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन को कैसे इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले टीबी जो होती है वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, जो हम लोगों ने देख चुके हैं अभी। ठीक है, तो टीबी कैसे एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, इसमें क्या होता है, अगर से कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, ठीक है, उससे कोई टीबी का बैक्टीरिया वायरस निकल रहा है, बैक्टीरिया निकल रहा है अगर से, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में जाता है, मतलब अपने यहाँ पे एनवायरनमेंट में जाता है, और उस एनवायरनमेंट में कोई हेल्दी व्यक्ति अगर से है और उसने वो बैक्टीरिया इनहेल कर लिया तो फिर वो उसके अंदर कैविटी के थ्रू चला जाता है। ठीक है, नेजल कैविटी या फिर सांस के थ्रू अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वो म्यूकस बैक्टीरिया को पकड़ लेता है जिससे बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया उस म्यूकस से बच करके लंग्स तक पहुंच जाते हैं। जब बैक्टीरिया लंग्स तक पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंच करके यहाँ पे एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर इम्यून सेल्स पाए जाते हैं। जब बैक्टीरिया लंग्स के अंदर पहुंच जाता है तो हमारी इम्यून सेल जैसे कि मैक्रोफेज उनको बैक्टीरिया को खाना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्या होता है, मैक्रोफेज जो होती है इसके अंदर लाइसोसोम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि कोई बायोमोलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। मतलब कि अगर कोई भी बायोमोलिक्यूल्स अंदर गया जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इन मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, उनको इंगल्फ करके, उनको खा करके अपने अंदर का लाइसोसोम रिलीज करके उनको किल कर देती हैं। लेकिन जो टीबी का बैक्टीरिया होता है
एक खास तरह का प्रोटीन निकालता है जो इनहिबिट जो इस प्रोसेस जो होती है मैक्रोफेज की लाइसोसोम रिलीज करा करके बायोमोलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर, तो वो प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। जैसे ही मैक्रोफेज जो होती है वो टीबी के बैक्टीरिया को इंगल्फ करती है, तो टीबी का बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोटीन रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। अब क्या होगा कि जो मैक्रोफेज रहेगी वो टीबी के बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगी, और मार नहीं पाएगी तो क्या होगा, टीबी के बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा अंदर, और सर्वाइव करने के साथ साथ टीबी का बैक्टीरिया जो होता है वो मल्टीप्लाई भी होता जाता है मैक्रोफेज के अंदर। और ऐसे मल्टीप्लाई होकर के अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वहीं पे रुका रहेगा। लेकिन अगर से जैसे कि ओल्ड एज कोई है, मतलब कोई उसके बुजुर्ग आदमी है, तो उसका क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। फिर किसी को HIV है तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी जो होती है वो लड़ नहीं पाती है इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो बाहर रहने के साथ साथ मल्टीप्लाई करता रहता है और एक लोकल इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसे कि ग्रेनुलोमा बोला जाता है। यह ग्रेनुलोमा आगे जा करके लंग्स में कैविटी का फॉर्मेशन कराते हैं, जिस कैविटी को हम क्या करते हैं, एक्सरे करके हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सरे मशीन में दिखाई दे जाते हैं। टीबी का बैक्टीरिया लंग्स से निकल करके अदर ऑर्गन में भी जा सकता है, जिसको हम सिस्टेमिक टीबी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो किडनी में, लंग्स में, सर्वाइकल लिम्स में, एड्रिनल ग्लैंड्स में, ब्रेन में और लीवर में जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं डायग्नोसिस। यदि किसी पर्सन को टीबी की शिकायत है या फिर लगता है कि उसको टीबी हो सकती है, तो उसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसको पता कैसे लगाएंगे कि उसको टीबी कैसे है, या फिर उसको टीबी है तो है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग उस पर्सन का डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस के लिए मैं 3 अभी टेस्ट बताने वाला हूँ। पहला टेस्ट है AFB टेस्ट, एसिड फास्ट बेसिलर स्टैनिंग। मतलब कि इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम पेशेंट से उसका खकार का सैंपल, मतलब कफ का सैंपल उसका लेते हैं, ठीक है। उस कफ के सैंपल को हम लोग माइक्रोस्कोप में, उस कप के सैंपल को हम लोग लैब में रिसीव करके उसको स्टैन करते हैं, AFB स्टैन करते हैं उसको, ठीक है। उसके AFB स्टैन करके हम उसको उसके बैक्टीरिया को कलर करके देखते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप में हमको रेड कलर का दिखाई देता है। तो हमारी पहली होती है AFB स्टैनिंग टेक्निक। दूसरी हमारी होती है मोन्टेस टेस्ट, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें छोटा सा ट्यूबरकुलिन का सैंपल, ट्यूबरकुलिन जो होता है वो टीबी के बैक्टीरिया का ही एक पार्ट होता है, जो जिसको हम ट्यूबरकुलिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह ट्यूबरकुलिन का थोड़ा सा अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, स्किन की डर्मिस लेयर पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। और डर्मिस लेयर पे लगाने के बाद क्या होता है कि 24 से 48 से 72 घंटे बाद क्या होता है, उस जगह पे जहाँ पे हमने इंजेक्ट किया हुआ है इस ट्यूबरकुलिन को, वहाँ पर रेडनेस का फॉर्मेशन होता है। यदि रेडनेस आती है तो हम उसको बोल सकते हैं हाँ इसको टीबी का इन्फेक्शन है, ठीक है। तीसरा टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट, जिसको रियल टाइम PCR टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है कि टीबी के जेनेटिक मटेरियल, टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल का डिटेक्शन किया जाता है। यदि देखा जाए तो इन तीनों टेस्ट में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो मेथड होती है वो RT-PCR की ही मेथड होती है। इसमें अगर कुछ बैक्टीरिया भी हैं, अगर से उस सैंपल में जो कि उसने दिया है पेशेंट ने, उसमें कुछ अगर बैक्टीरिया भी हैं तो उससे भी इसमें क्या होती है, एक्यूरेसी होती है कि पता लगा सकता है उसमें। तो सर क्या होता है, इसका नॉर्मल फंडा ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इस मेथड में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। 2 जेनेटिक मटेरियल तो उसको 4 फिर 8 ऐसे करके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जेनेटिक मटेरियल बना करके उसको रीड कर लिया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि उस पर्सन को टीबी है कि नहीं है। इसमें एक्चुअली क्वांटिटेटिव रिजल्ट भी मिलता है कि मतलब पता चलता है कि टीबी है तो कितनी है, कम है, ज़्यादा है, फिर बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट मिलते हैं हमको टीबी के RT-PCR में। अब हम लोग देखते हैं कि टीबी का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो टीबी का ट्रीटमेंट जो होता है, टीबी एक इन्फेक्टिव डिसीज़ तो है, बहुत खतरनाक बीमारी भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो इलाज है वो संभव है। इसके लिए क्या होता है, टीबी के इलाज में मेनली 4 टाइप की एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स दी जाती हैं, जिसके लिए 6 स्टैंडर्ड मंथ का कोर्स होता है, जिसको हम डॉट्स के नाम से जानते हैं, मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि 4 टाइप की एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स दी जाती हैं पेशेंट को, और वो उसको 6 महीने तक खानी पड़ती हैं। अगर से वो 6 महीने तक कंप्लीट डोज करता है तो पूरे तरीके से टीबी से वो ठीक हो सकता है। यह जो ड्रग्स होती हैं यह सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में मिलती हैं, मतलब फ्री में इसको हम ले सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल से, जिसके लिए हमको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और 6 महीने तक दवाई खा के पेशेंट ठीक हो सकता है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से सन 2000 से लेकर अभी प्रेजेंट डेट तक लगभग 66 मिलियन लोग टीबी की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। टीबी के ट्रीटमेंट में एक और टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं MDR, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन दवाइयाँ खाने में लापरवाही करता है या फिर जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देता है, तो जो पेशेंट होता है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में चला जाता है। मतलब उसको बहुत सारे ड्रग्स के प्रति वो रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब कि टीबी की जो बीमारियाँ होती हैं, टीबी की जो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं वो उस पर्सन पर काम नहीं करती हैं। तो इसके लिए फिर उसकी अलग से एक थेरेपी करी जाती है, जिसमें उसको अलग अलग टाइप की दवाइयाँ दी जाती हैं टीबी की, जिससे वो ठीक हो जाए।
लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होती है कि जो अलग से जो उसको टीबी की दवाइयाँ दी जाती हैं एमडीआर की थेरेपी में, वो दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। और महंगी होने के साथ साथ वो जो दवाइयाँ होती हैं वो टॉक्सिक भी होती हैं, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है। यदि मैं अगर से बोलूँ कि जो नॉर्मल पेशेंट को रिकवर होने में 6 महीने लगते हैं, 6 महीने का पूरा कोर्स कर लेगा, तो 90% चांस तो उसके रहते हैं कि वो बच जाएगा। लेकिन एमडीआर में अगर से कोई पेशेंट चला गया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में, तो उसके बचने के चांसेस लगभग 60% हो जाते हैं। इसलिए अगर से किसी को टीबी है तो उसको पूरा अपने 6 महीने का कोर्स प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और उसको सारी दवाइयाँ टाइम टाइम से खानी चाहिए।